फ्रेंड हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड आज मैं आप लोग के लिए एनटीएससी एग्जाम का जो 2022 में देने वाले हैं स्टेज 1 का उनका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ और ये साइंस का होने वाला है। और मैं बता दूं कि मैथ्स का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं सेट 1 का मैथ्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सिंपली देख सकते हो। और ये साइंस का होने वाला है, साइंस का सेट 1, ठीक है। और मैं बता दूँ कि एनटीएससी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, जो कि पोस्टपोन हुआ था कोरोना की वजह से। तो बहुत किसी को ये मालूम भी नहीं है कि आप लोग का जो है एनटीएससी का मॉडल सेट भी जारी किया गया है जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत किसी को नहीं मालूम है, तो आप लोगों को मालूम है तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत किसी को मालूम नहीं है। तो आप लोग मॉडल क्वेश्चन, आप लोग पता ही हो कि कोई भी एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पेपर से किस तरह से, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग को जानकारी मिलता है कि कोई एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है और आने वाला समय में किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर के द्वारा ही पता चलता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप लोग का साइंस में कितना क्वेश्चन होने वाला है। साइंस में आप लोग का जो है 40 क्वेश्चन होने वाला है और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, यानी 40 मार्क्स। तो साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, समझ सकते हैं, 40 मार्क्स का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का दिया हुआ। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। मैं इंग्लिश में ही आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि एनटीएससी का मैक्सिमम जो स्टूडेंट है एनटीएससी देने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम से ही है। हिंदी मीडियम से बहुत कम स्टूडेंट देते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में ही आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पावर को कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए आप लोग पढ़े ना, P इज इक्वल टू क्या लिखे, पावर इक्वल टू वी आई पढ़े हैं। और ओम्स लॉ में आप लोग क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ये दोनों फार्मूला से ही आप लोग को ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक बार V के जगह आप लोग पुट कर दीजिए आई आर। ये जो V है यहाँ पर उसके जगह पुट कर दीजिए आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ पर V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो V के जगह आई आर पुट कीजिएगा तो क्या होगा, आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और एक बार पुट कर दीजिए आई के जगह, इस आई के जगह पुट कर दीजिए क्या, V बाई आर। तो आई के जगह V बाई आर पुट कीजिएगा तो क्या होगा, V इंटू वी बाई आर, यानी क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये 3 फार्मूला आप लोग को निकल गया पावर का। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिखा, आई स्क्वायर आर लिखा है। तो ये आई स्क्वायर आर तो पावर का फार्मूला है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि बोल रहा कौन रिप्रेजेंट डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। तो कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वो आप लोग का सही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन आई आर स्क्वायर, तो ये देखिए ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब कि यही ऑप्शन आप लोग का सही होगा। बाकी देखिए पावर इक्वल टू वी आई, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। V स्क्वायर बाय आर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि आप लोग का आई आर स्क्वायर जो है वो पावर का फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब कि यही ऑप्शन आप लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है फॉर ए स्टडी करेंट आई द अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस इन टाइम टी। देखिए पावर का ये हीट का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, हीट इक्वल टू एच इक्वल टू पावर इंटू टाइम पढ़े हैं, ठीक है। और पावर का भी फॉर्मूला बताए 3 फार्मूला, वी आई, और V के जगह फिर आई आर पुट कर दीजिएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर के 3 फार्मूला बताएं, तो ये उसी को पुट करना, ठीक है। तो यदि हम लोग वी आई के टर्म में तो है ही नहीं, यहाँ पर देखिए वी आई के टर्म में तो है ही नहीं। और हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े, आई स्क्वायर आर होता है, वी आई होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर आर के भी टर्म में नहीं है, मतलब कि हम लोग को पावर इक्वल टू V इंटू ये पावर इक्वल टू ये H इक्वल टू क्या पढ़े, पावर इंटू टाइम। अब देखिए पावर का फॉर्मूला हम लोग आई स्क्वायर आर लिख दीजिए, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी पहले से है, यानी कि हीट इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी किस में है, ऑप्शन किस में है, आई स्क्वायर आर टी ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 3 में ही आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है, what phenomenon of light causes the blue color of the sky and the reading of the sun at sunrise or sunset। तो ये आप लोगों का कौन सा फिनोमिना है जो आप लोग का जो स्काई का कलर है ब्लू होता है, और जब सनराइज और सन सेट करता है तो उसका जो रेडिश कलर का हो जाता है, मतलब मतलब जो आप लोग ब्लड कलर का हो जाता है, वो कौन सा फिनोमिना के कारण होता है। तो वही उसी का आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के द्वारा ही आप लोग का जो है स्काई का कलर भी ब्लू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है द पावर ऑफ लेंस इज -2.5 डायोप्टर इट्स फोकल लेंथ। तो आप लोग पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन पढ़े होंगे
पावर इक्वल टू क्या हो जाता है 1/f होता है। तो यहाँ से f इक्वल टू f को क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू लिख सकते हैं 1/d, ठीक है, 1/p पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो f इक्वल टू 1/p, तो 1/p का जगह क्या लिख सकते हैं -2.5 डायोप्टर, -2.5 डायोप्टर दिया हुआ। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा -10/25, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, -2/5 यानी कि -0.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्योंकि डायोप्टर दिया हुआ तो फोकस जो दूरी होता, जो फोकल लेंथ होगा वो आप लोग का -0.4 मीटर निकल के आया, लेकिन ऑप्शन में आप लोग का सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा ये -40 सेंटीमीटर। तो -40 सेंटीमीटर किस में, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है एट फोकस एफ एंड बिटवीन एफ एंड 2f ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, मतलब कि यहाँ पर एफ और 2f के बीच में रखा गया कोई ऑब्जेक्ट को, तो वो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा वो पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये आप लोग का हो गया कनकेव मिरर, और यहाँ पर आप लोग का एफ हो गया, यहाँ पर आप लोग का 2f हो गया, तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो किस तरह का बनेगा वो आप लोग दिखाना है। तो इसको इमेज फॉर्म कर दीजिए, f से 2f हो जाएगा, और एक बार देखिए जब पैरेलल आता है तो फोकस से होकर गुजरता है, और जब फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर आएगा तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज आप लोग का 2f के बाद बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा, ये तो रियल हो गया, और रियल के साथ ये इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है, इससे बड़ा ही होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही इमेज होगा, मतलब कि आप लोग का ऑप्शन 1 में इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड बी के, ठीक है। तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आप लोग को पूछा जा रहा है। तो देखिए फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे फोर्स इक्वल टू पढ़े ना क्यू इंटू वी क्रॉस बी पढ़े हैं, वी क्रॉस बी। अब देखिए वी और मतलब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, वो परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री है। और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग क्या पढ़े, मान लीजिए ए क्रॉस बी रहता है, तो इसको किस तरह लिखते हैं, ए बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि साइन थीटा लिखते हैं, और थीटा क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं क्यू भी बी, ये मैग्नीट्यूड है, भी और बी मैग्नीट्यूड है, और एंगल बिटवीन भी एंड बी के बीच में कितना दिया हुआ, वो 90 डिग्री दिया हुआ, तो वो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप लोग एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू भी बी किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा ये 7 की ये है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन 2 यानी सॉफ्ट आयरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप लोग को कहा जा रहा मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट इंटरेक्ट विद, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, परमानेंट मैग्नेट्स एट रेस्ट, या परमानेंट मैग्नेट्स इन मोशन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, या जूल इक्वल टू कूलम बाई वोल्ट, या जूल इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर, या जूल इक्वल टू एम्पियर बाई वोल्ट, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, इस तरह पढ़े हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू हो जाएगा। मतलब क्या, डेल्टा वी इसका क्या होता है यूनिट, इसका तो वोल्ट होता है, मतलब कि देखिए अब वर्क का क्या होता है जूल हो जाएगा, तो यहाँ जूल हो जाएगा, इधर जूल हो जाएगा,
और इसका क्या होता है, वोल्ट होता है, और यहाँ पर क्यू का क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है, ये कूलम होता है। तो जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट होगा, ठीक है। जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट किस में है, ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट, जूल इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट। यदि प्रोटॉन्स देंगे ये किसी बॉडी पर, तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, न्यूट्रॉन्स निकालने से वो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोग का गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू इट। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे तो वो बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, R1 एंड R2। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो जब आप लोग पढ़े होंगे 1/R इक्वल टू, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तब वहाँ क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए R का वैल्यू, ये R इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट को ही R लिखे हैं। तो 1/R इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब यहाँ से R क्या हो जाएगा, पलट दीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो किस में है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा जा रहा है 1 एम्पियर इज सिनोनिम्स विद। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो सकता है, ये आप लोग को पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है, तो ये तो आप लोग का करंट का होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है ना, आई इक्वल टू Q/T। और एम्पियर इसका हो गया, और क्यू का क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम का सेकेंड होता है। तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब कि एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड किस में है, कूलम पर सेकेंड ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच आप लोग की रिलेशन पढ़े होंगे। F इक्वल टू जो होता है वो R/2 होता है, ठीक है। तो किसका किसका आप लोग का रेशियो लेना है, फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो F/R निकालना है। तो F/R क्या हो जाएगा, यहाँ से F/R क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किस में है, 1/2 मतलब क्या, 0.5। तो 0.5 किस में, देखिए 0.5 ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का इतना ही है, अब केमिस्ट्री को चलते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का अब चलते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al से बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये बोल रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक आप लोग का रहता है रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट 2 है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन का जो एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर तो आयन का वैसा कुछ एक्सचेंज दिख नहीं रहा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिस्प्लेस हो रहा कहाँ, देखिए ऑक्सीजन जब Fe2O3 के पास, जब इसमें ऑक्सीजन था आयरन के साथ, उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन हो गया, मतलब कि इसका डिस्प्लेस हो रहा, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा जाए सिलेक्ट द मिनरल एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। मिनरल एसिड कौन सा है इसमें से, ये आप लोग को बताना है। तो मिनरल एसिड किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर जो आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl को जो है इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी वेनिला जो है एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऑब्टेन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। मतलब कि NaCl से आप लोग को क्या हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हम लोग को ऑब्टेन करना है, तो किस मेथड से। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग
जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। देखिए इसका ट्रिक मैंने बताया था, इसको आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज यदि याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, तो मैंने अपना नाम से एक ट्रिक बनाया था, कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है, क्योंकि HG आ जाएगी। कृष्णा को मांगो आलू जाने पे पैसा भी है, जाने पे पैसा भी है, क्योंकि HG आ जाएगी। कुछ इस तरह का रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है कौन हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा, डाइल्यूट H2SO4 एसिड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कौन सा मेटल हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ ना, मतलब कि HCl दिया हुआ है, तो HCl से हाइड्रोजन कौन लिबरेट नहीं करेगा, इसका क्या रीजन हो सकता है कि वो जो है वो मेटल जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्ट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता होगा, तो मतलब हाइड्रोजन से नीचे होगा, वो कम रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, यही ना। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, और क्या क्या ऑप्शन है, कैल्शियम तो आप लोग देखिए कैल्शियम आगे हाइड्रोजन से ऊपर में, मतलब कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि इसको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कैल्शियम इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया तो नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ये तो रिएक्ट कर ही जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जिंक भी नहीं होगा, जिंक भी देखिए हाइड्रोजन से ऊपर में है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है इससे। आयरन भी नहीं होगा, आयरन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से नीचे ऊपर ही है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 होगा। सिल्वर देखिए कहाँ पर है, सिल्वर यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन से नीचे मतलब कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने के कारण ये HCl से हाइड्रोजन को मुक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिबरेट नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 सिल्वर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है जो यदि आप लोग नहीं देखे हैं ना, जो मैंने ट्रिक बताया था, ये कोई कल ही ट्रिक आप लोग का अपलोड किए थे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं भी उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है और बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन तो देख ही लिए, बहुत सारा क्वेश्चन उस तरह बनता है और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, मतलब बनता उसी ट्रिक से, अलग अलग टाइप में क्वेश्चन रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन चेक कीजिए, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ +2 है, तो इसका तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। यदि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा तब तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ क्लोरीन 0 पर है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ -1 पर, मतलब कि 0 से -1 किया, तो इसका जो है यहाँ रिडक्शन हो रहा, मतलब कि ये तो आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कि ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑप्शन 1 तो रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 चेक करते हैं, यहाँ कॉपर +2 पर है और इधर 0 पर, मतलब कॉपर 0 +2 से 0 पर गया, मतलब कि ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर H2 देखिए यहाँ 0 पर है और 0 से कहाँ पर गया, देखिए H2 यहाँ पर 0 से कहाँ पर गया, ये देखिए निकाल सकते हैं 2x - 2 = 0, तो x = +1, मतलब 0 से +1 पर गया, तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब देखिए कॉपर +2 से 0 गया तो वो रिडक्शन किया, और H2 जो है 0 से आप लोग का ये +1 पर गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, मतलब कि आप लोग का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा, मतलब ये भी आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन होगा। मतलब कि ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूछा गया था नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर देखिए ये Ag +1 में है और यहाँ पर देखिए Ag यहाँ भी +1 में है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन एक्वारेजिया द रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HCl टू कंसनट्रेटेड HNO3। तो एक्वारेजिया का आप लोग क्या पढ़े, एक्वारेजिया में क्या होता है, एक्वारेजिया में होता है 3HCl + HNO3, 3HCl + HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसी को एक्वारेजिया कहा जाता है।
तो इसका आप लोग का पूछा गया है रेशियो, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3। तो HCl तो 3 टाइम्स है एंड HNO3 क्या 1 टाइम्स है, यानी 3:1 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस तरह भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। इथेन विद मोलिकुलर फार्मूला C2H6H, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप में। तो C2H6 को पहले ड्रॉ कीजिए। C2H6 किस तरह दिखेगा, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा क्योंकि ये आप लोग का एल्केन ग्रुप से है। तो C2H6 को इस तरह आप लोग ड्रॉ कीजिए। उसके बाद सिंपली गिन लीजिए कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, कितना कोवेलेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कोवेलेंट बॉन्ड होगा इसका आंसर। 7 किस में है, देखिए 7 कोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, तो वो होता है 100% प्योर इथेनोइक एसिड को ही जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो ए सॉलिड, मतलब कि वो नॉन मेटल भी है और सॉलिड भी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन ए होगा आयोडीन, जो कि नॉन मेटल भी है और आप लोग का सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है। देखिए इस तरह का और एक क्वेश्चन आ गया जो अभी बताए थे, उसमें C2H6 था और इसका प्रोपेन का पूछा जा रहा। तो प्रोपेन में क्या हो जाएगा, C3H8 हो गया। C3H8 का पूछा जा रहा। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन तो इसी बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो C3H8 का आप लोग ड्रॉ कीजिए। C3H8 को ड्रॉ कीजिए तो कितना हो जाएगा, आप लोग गिनिए, फिर ड्रॉ कर देते। उसके बाद आप लोग को गिनना है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो गिनिए कितना होगा, गिन के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। 10 कोवेलेंट बॉन्ड, 10 किस में है, देखिए ऑप्शन 3 में 10 कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा जा रहा है एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है और पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोल रहा है अबाउट द एलिमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट नहीं वो पूछा गया है। इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 3। देखिए ये पहले आप लोग समझ लीजिए क्या है, 2881, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19, और 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है, वो होता है, आप लोग ये इस तरह पढ़े होंगे ना, हली ना करे रब से फरियाद, हली ना करे रब से फरियाद, तो ये पढ़े होंगे हली ना करे रब से फरियाद। तो देखिए ये पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19, मतलब कि ये एलिमेंट तो आप लोग को पोटेशियम है। ठीक है, तो ये थर्ड ग्रुप में लाई करता है, ये तो गलत है, मतलब कि ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि बोला गया है नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट नहीं है, मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए ये करेक्ट होगा लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए इट्स वैलेंसी इज 1 नेगेटिव, तो वैलेंसी तो 1 नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो मेटल है, मेटल का वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये स्टेटमेंट भी आप लोगों का रॉन्ग है, मतलब कि ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 2 दोनों सही होगा, बाकी ऑप्शन 3 और 4 भी चेक कर लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1, ये तो सही दिया हुआ, ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है, और इट इज़ प्रेजेंट इन 4th पीरियड, ये भी सही हुआ क्योंकि मैंने अभी बताया हली ना करे, तो देखिए ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड ये थर्ड, एंड ये 4th हो गया, मतलब कि ये सही है, ये दोनों ऑप्शन सही दिया हुआ। और जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है वो आप लोग का रॉन्ग दिया हुआ, यानी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, लेकिन इस आंसर के लिए ये दोनों ऑप्शन सही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा जा रहा था प्रॉपर्टी बाई विच ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट गेट लिंक्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर जो है इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा कैटेनेशन। आप लोग पढ़े होंगे कैटेनेशन किसको कहा जाता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। यहाँ पर तो कैटेनेशन का पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया है, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का केमिस्ट्री का भी हो गया, ये केमिस्ट्री का भी हो गया। अब आप लोग का बचा बायोलॉजी, तो चलिए बायोलॉजी को भी जल्दी समाप्त कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतलब 27 से बायोलॉजी। सेलिवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड, तो सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको एमाइलेज कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3
मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बायोलॉजी में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बायोलॉजी तो आप लोग पता ही होगी, याद करने वाला चीज़ है। याद है आप लोग को तो बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना होगा बायोलॉजी, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ना होगा। एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्लास 10th का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रायो सैक इज फाउंड इन। तो इसका आंसर जो हैगा 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओव्यूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा जा रहा है ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रैस्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोमास। इसका यूज बायोमास की तरह नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन एक्सट्रेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है 32, हाँ, द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन अबाउट। कितना परसेंट ये एनर्जी कैप्चर करता है। तो इसका आंसर जो है 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 10%। 10% ही आप लोग का जो है कैप्चर कर पाता है एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन गंगा वाटर इंडिकेट्स कॉन्टामिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण ही जो है वो प्रदूषित होता है। जो गंगा रिवर है, गंगा वाटर है, मतलब गंगा जल है, वो प्रदूषित होता है कौन सा बैक्टीरिया के कारण, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा जा रहा है इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। तो इसका आप लोग को पता ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। देखिए इंसुलिन तो हार्मोन नहीं है, प्लांट हार्मोन नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, और एस्ट्रोजन भी नहीं है, एस्ट्रोजन तो नहीं है। तो साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय। तो 36 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 एंथर। एंथर जो है पोलन, आप लोग बताइए पोलन ग्रेन्स जो है एंथर ये पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय एंथर। और ये क्या है, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आप लोग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा जा रहा है क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन्स प्लस डीएनए, यानी ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहा जा रहा है द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंगस्ट द फॉलोइंग एज। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जीमेट्स इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाइगोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन 40 है। द 3 Rs टू सेव द इन्वायरमेंट आर। तो ये 3 Rs का आप लोग के बारे में पढ़े होंगे, 3 Rs का, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे। सेट ये 1 कंप्लीट हो गया मैथ्स एंड साइंस का, सेट 2 भी जल्दी आ जाएगा मैथ्स एंड साइंस का। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड आप लोग का जो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला वो सारा कुछ इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।